हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एक्शन। यानी कि कोई भी ड्रग जब हम बॉडी के अंदर लेते हैं तो बॉडी में जाने के बाद उसके अंदर क्या क्या होता है और कैसे होता है, वो हमने फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक में हमने पढ़ लिया था। ठीक है। अब लेकिन जो ड्रग लेनी है हमें, वो कितनी डोज में लेनी है, क्या किस एज में लेनी है, किस साइज में कितनी डोज चाहिए, क्या क्या फैक्टर उस पर इफेक्ट करेंगे। यानी कि अगर इंटरनली कोई डिजीज है तो उसमें क्या फैक्टर इफेक्ट कर सकता है, ऐसे जो भी यहाँ पे फैक्टर्स होंगे उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। एक बार हम जनरली देखते हैं इसके अंदर और मतलब कौन कौन से फैक्टर्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या, बॉडी साइज। ठीक है, मतलब कि बॉडी का साइज जो है उसके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट है क्या, एज। एज आपकी कितनी है उसके ऊपर फैक्टर डिपेंड है। नेक्स्ट है क्या, यहाँ पे सेक्स, यानी कि आप मेल हो कि फीमेल हो उस पर डिपेंड है। स्पीसीज एंड रेस, इसके ऊपर आपका फैक्टर डिपेंड है। जेनेटिक्स एंड इधर देखते हैं, इधर जेनेटिक्स के बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर, पैथोलॉजिकल स्टेट, टॉलरेंस, क्रॉस टॉलरेंस, टैकीफाइलेक्सिस, ड्रग रेसिस्टेंस, ये सभी फैक्टर्स जो है इसके अंदर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं किसकी, बॉडी साइज की। ठीक है। बॉडी साइज क्या होता है, बॉडी साइज मतलब हर किसी का अपना बॉडी साइज अलग होता है। आइदर वो मेल हो आइदर वो फीमेल हो, सभी फीमेल एक जैसी नहीं होती, सभी मेल एक जैसे नहीं होते। ठीक है। तो बॉडी साइज के हिसाब से जो इंडिविजुअल डोज का फॉर्मूला है वो यहाँ पे दिया हुआ है। देखो, बॉडी वेट इन केजी, बॉडी वेट इन केजी। ठीक है, ये हो गया आपका बॉडी वेट इन केजी, डिवाइड बाय 70 इनटू एवरेज अडल्ट डोज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक ये 70 जो है ये यहाँ पे फैक्टर ले लिया, जो कि मतलब बोल दिया कि एक अडल्ट का जो वेट होगा वो कितना 70 होगा, लेकिन हर किसी का 70 तो नहीं होता। ठीक है, तो बॉडी वेट जितना भी होगा डिवाइड बाय 70 इंटू में अडल्ट डोज। ठीक है, इस चीज को क्या बोला यहाँ पे, ये बॉडी साइज के अकॉर्डिंग ये इंडिविजुअल डोज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ठीक है, जैसे कि किसी एक पर्सन के लिए जो डोज कैलकुलेट करनी है उसके लिए यहाँ पे उसका बॉडी वेट देख लेंगे कितना है, डिवाइड बाय 70 और अडल्ट डोज से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। वो जो डोज निकल के आएगी वो उस सिंगल की आएगी इंडिविजुअल डोज। ठीक है, इसी तरीके से सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग इसे कर सकते हैं, बॉडी सरफेस एरिया इन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 1.7। ठीक है, इनटू एवरेज अडल्ट डोज। ठीक है, 1.73 भी इसको लिख सकते हैं पूरा, अगर यहाँ पे कैलकुलेट करें तो। यानी कि यहाँ पे सरफेस एरिया उसका कितना है मीटर स्क्वायर के अंदर, एंड डिवाइड बाय 1.73 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय एवरेज अडल्ट डोज। ठीक है, ये भी एक ये अडल्ट डोज के लिए यहाँ पे ये इसका फैक्टर यहाँ पे ये फिक्स है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे ये बॉडी साइज के लिए कुछ फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले जो हैं ये यहाँ पे किसने बताए थे, ये पूछा जाता है, ये क्लार्क ने बताए थे। ये फॉर्मूले किसने, क्लार्क ने। क्लार्क ने ऐसे फॉर्मूले बताए थे जो कि इंडिविजुअल डोज कैलकुलेट करने के फॉर्मूले जो है उन्होंने बताए थे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर यहाँ पे जैसे अपने यहाँ पे केजी में चलता है, ठीक है, लेकिन जो बाहर कंट्री है जैसे इंग्लैंड जैसी कंट्री है उनके अंदर ये चलता है किसमें, पाउंड में। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, बॉडी वेट डिवाइड बाय 150 डिवाइड बाय 150 इंटू एवरेज अडल्ट डोज डिवाइड बाय 150। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और इसके अंदर पूछा जाता है कि 1 kg में कितने पाउंड होते हैं। ठीक है, तो 1 kg के अंदर होते हैं कितने, 2.2 पाउंड्स। ठीक है, 2.2 पाउंड्स 1 kg के अंदर होते हैं। ठीक है, तो अगर बॉडी साइज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाए तो वो हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है एज। एज के अकॉर्डिंग भी आपकी डोज कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, एज के लिए भी फॉर्मूले हैं, ये दो टाइप के फॉर्मूले। एक तो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एज, चाइल्ड डोज अगर कैलकुलेट करनी हो, ठीक है, चाइल्ड डोज कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है एज अपॉन एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज, एज अपॉन एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज। ठीक है, ये यहाँ पे 8 से 12 ईयर के चाइल्ड के लिए यहाँ पे ये डोज कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, एज अपॉन एज प्लस 12, यानी कि मान लो कोई यहाँ पे 7 साल का बच्चा है तो 7 अपॉन 7 प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज, तो उसकी यहाँ पे ये हो जाएगी यहाँ पे डोज कैलकुलेट। दूसरा इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर जो चाइल्ड है
वो यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट वाला जो था वो 4 से 12 ईयर्स के लिए है, ठीक है, 4 से 12 साल के लिए। और जो नीचे वाला फॉर्मूला है ये 12 से 20 साल के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम चाइल्ड के लिए भी डोज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने बॉडी सरफेस एरिया की बात की थी। बॉडी सरफेस एरिया जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड होता है, एक तो किस पे, हाइट पे, कि हाइट कितनी है, दूसरा बॉडी का वेट कितना है, ठीक है। तो उस हिसाब से बॉडी सरफेस एरिया जो है ये भी कैलकुलेट यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से एज और बॉडी साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेशन की जाती है डोज की। नेक्स्ट क्या है, ये है नेक्स्ट सेक्स, यानी कि इसके ऊपर अदर मेल है फीमेल है उनके ऊपर भी डिपेंड होता है, क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं उनका जो बॉडी साइज होता है वो स्मॉलर होता है कंपेयर टू मेल्स, ठीक है। तो जो यहाँ पे ड्रग्स हैं उनके भी इफेक्ट अलग अलग आते हैं, जैसे कि कुछ ड्रग हैं एंटी हाइपरटेंसिव, जैसे कि क्लोनिडीन, मिथाइलडोपा, बीटा ब्लॉकर्स, डायूरेटिक। ये क्या है, यहाँ पे मेल्स के अंदर यहाँ पे फंक्शन को डिस्टर्ब करती हैं लेकिन फीमेल्स में नहीं। ऐसे ही एक इफेक्ट होता है गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया ये भी एक साइड इफेक्ट होता है जो कि मेल्स में होता है, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाती है मेल्स में, ठीक है। कौन कौन सी ड्रग्स है, कीटोकोनाजोल, मीटोक्लोप्रामाइड, क्लोरप्रोमाजीन, इन सबसे ये साइड इफेक्ट यहाँ पे डिजिटलिस इनसे आता है, ठीक है। कीटोकोनाजोल कॉज लॉस ऑफ लिबिडो इन मैन बट नॉट इन वुमेन, ये भी यहाँ पे साइड इफेक्ट होता है किसी किसी ड्रग का, यानी कि फैक्टर पे डिपेंड है, इधर वो मेल है फीमेल है, इस पर भी डिपेंड होता है कि ड्रग का क्या एक्शन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीसीज एंड रेस, ठीक है। स्पीसीज और रेस का मतलब क्या हुआ कि आप, यानी कि जैसे ये लिखा है कि रैबिट्स आर रेसिस्टेंस टू एट्रोपिन, रैट्स एंड माइस आर रेसिस्टेंस टू डिजिटलिस, यानी कि रैबिट्स जो होते हैं वो रेसिस्टेंस होते हैं एट्रोपिन से, जबकि रैट और माइस दोनों रेसिस्टेंस होते हैं डिजिटलिस से। रैट इज मोर सेंसिटिव टू कुरारे देन कैट, कुरारे यहाँ पे होते हैं एरो पॉइजन जिनको बोलते हैं, सक्सिनाइल कोलिन जैसी इसके अंदर ड्रग्स इंक्लूड होती हैं, मसल रिलैक्सेंट, तो इस पर भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। ऐसे ही among human beings some racial difference have been observed. Black require higher and Mongol require lower concentration of atropine. जो ब्लैक कलर के होते हैं जो ये साउथ अफ्रीका वाले, इनको यहाँ पे ज़्यादा डोज चाहिए होती है यहाँ पे कंपेयर टू मंगोल्स, किसकी, एट्रोपिन की, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स आर लेस इफेक्टिव एज एंटी हाइपरटेंसिव इन ब्लैक, जो नाइग्रोपेपल होते हैं इनके अंदर जो आपकी बीटा ब्लॉकर्स होती है, प्रोप्रानोलोल, एटिनोलोल, मीटोप्रोलोल, ये सब यहाँ पे कम इफेक्ट होती है। तो स्पीसीज और रेस पे भी डिपेंड होता है कि यहाँ पे क्या इफेक्ट आएगा ड्रग का, कैसे कैसे इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ यहाँ पे ड्रग्स पढ़ी, ठीक है, कि इनके अंदर कौन कौन से यहाँ पे मतलब फैक्टर्स पढ़े, कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्या, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स पे भी डिपेंड होता है फैक्टर, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देखो फर्स्ट है एटाइपिकल सूडोकोलिनेस्ट्रेज रिजल्ट्स इन द प्रोलॉन्ग सक्सिनाइल कोलिन एपोनिया। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो सक्सिनाइल कोलिन है ये क्या है कि किससे मैच कर रहा है, इसका नाम मैच कर रहा है किससे, एसिटाइल कोलिन से। ये एंजाइम जो है इनिबिट करता है एक एंजाइम को दूसरे को, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को, ठीक है। ये इसको इनिबिट करके यहाँ पे अपना काम करता है, लेकिन जो सक्सिनाइल कोलिन है वो अगर कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को यहाँ पे इनिबिट करती है तो वो क्या है, लंग्स में भी इफेक्ट करेगी जब वो इनिबिट कर रही होगी, ठीक है, क्योंकि एसिटाइल कोलिन क्या है यहाँ पे पूरा एक्ट करती है और अंदर कॉन्ट्रैक्शन करती है, किसमें, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, ठीक है। लेकिन जब सक्सिनाइल कोलिन भी उसे यहाँ पे इफेक्ट करेगी तो वो लंग्स में भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करेगी, तो ब्रोंकियल मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो एपोनिया जैसी प्रॉब्लम होगी। एपोनिया मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में यहाँ पे, या फिर शॉर्ट एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, मतलब यहाँ पे शॉर्ट एब्सेंस होगी ब्रीथिंग की, उसको बोलता है क्या, एपोनिया। तब तो ये इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिला। दूसरा क्या, जैसे कि 6-GPD डेफिशिएंसी, ये वाले जो यहाँ पे पेशेंट्स होते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज वाले एंजाइम होता है ये क्या है, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आरबीसी को यहाँ पे मेंटेन रखता है, अगर इसकी कमी है तो वहाँ पे वो ब्रेक डाउन हो जाएगी आरबीसी, जिससे कि क्या हो जाएगा, हीमोलाइटिक एनीमिया, और ये प्रीमाक्वीन और ऐसी ड्रग्स से यहाँ पे होता है, ठीक है। दूसरा क्या, तो जेनेटिकली ये प्रॉब्लम्स क्या है, अगर ये शुरू की हैं तो ये बाद में भी रहेंगी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे इसमें पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ एन एसिटाइल ट्रांसफरेज।
रिजल्ट्स इन रैपिड एंड स्लो एसिटाइलेटर स्टेटस। इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पे ये एंजाइम है एसिटाइल ट्रांसफरेज, ये क्या है, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम होता है। नॉन माइक्रोसोमल का मतलब जैसे क्या, लीवर है, लीवर के अंदर 2 टाइप के एंजाइम होते हैं, एक तो माइक्रोसोमल, एक नॉन माइक्रोसोमल। तो ये नॉन माइक्रोसोमल टाइप का एंजाइम है। अगर इसका पॉलीमॉर्फिज्म होता है तो ये कुछ ड्रग का रैपिड और स्लो एसिटाइलेशन करती है, जैसे कि जो आइसोनियाजाइड है, ठीक है, आइसोनियाजाइड जो है इसका अगर यहाँ पे एसिटाइलेशन होता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है, जैसे कि यहाँ पे आइसोनियाजाइड है, बॉडी के अंदर गई, ठीक है, ये क्या करती है, बॉडी के अंदर विटामिन B6 की कमी करती है, ठीक है। B6 की कमी करने के अलावा ये क्या है कि अगर यहाँ पे B6 बाहर से प्रिस्क्राइब की जाती है, इसीलिए आइसोनियाजाइड के साथ, अगर यहाँ पे इसको प्रिस्क्राइब नहीं किया तो इसकी बॉडी के अंदर कमी हो जाएगी, ठीक है। अब स्लो एसिटाइलेशन जब ये करेगी तो यहाँ पे ये क्या कर देगी, यहाँ पे पेरिफेरल न्यूरोपैथी, क्या कर देगी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है। B6 यानी कि क्या, पायरिडोक्सिन, तो इसको क्या है, ये विटामिन B6 को इसके साथ प्रिस्क्राइब करना पड़ता है, क्योंकि जो आइसोनियाजाइड है ये स्लो एसिटाइलेशन अगर इसका होगा तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी यहाँ पे कोज कर देगी। ऐसे ही अगर यहाँ पे आइसोनियाजाइड का यहाँ पे फास्ट एसिटाइलेशन होगा तो वहाँ पे वो क्या कर देगी, यहाँ पे जो हिपेटोटॉक्सिसिटी है वो कर देगी लीवर के अंदर, ठीक है। प्रोकेनामाइड हाइड्रोलाइजिन इंड्यूस ल्यूपस अकरिंग मेनली इन स्लो एसिटाइलेटर। ये 2 ड्रग है, जैसे कि प्रोकेनामाइड ये एंटी एरिथमिक ड्रग है, हाइड्रालाजीन ये यहाँ पे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। इनसे भी अगर इनका स्लो एसिटाइलेशन होगा तो ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसिस जैसी रिएक्शंस यहाँ पे होंगी। ये क्या है, जैसे कि लेप्रोसी रिएक्शन होती है, तो इस तरीके से ये ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसिस रिएक्शन यहाँ पे होगी, ठीक है। तो इनके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे फिर उनकी ड्रग दी जाएगी। तो इसलिए ये यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, ये आगे और फैक्टर्स अभी इसके अंदर है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अगर किसी को कुछ यहाँ पे डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।